Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. Hi everyone, myself Aditya Kumar Sharma and I will teach you mathematics of 10th class and I hope you are all fine in कोरोना पेंडेमिक। आज हम लोग मैथ का सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर जो होता है वो सम्मिश्र संख्या का रूप होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले संख्याओं का जो सबसे शुरुआती भाग होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या होता है, जो x प्लस आयोटा y के रूप में होता है। सम्मिश्र संख्याओं का रूप जो होता है x प्लस आयोटा y होता है, जहाँ x और y रियल नंबर और i जो होता है तो i का साइन है वो आयोटा का होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। यानी कि x और y इसमें रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, और आयोटा जो होता है काल्पनिक से इमेजिनरी नंबर होते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह की होती है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। यानी कि हमसे कोई पूछे तो सबसे पहले यहाँ पर सम्मिश्र संख्याओं का अगर रूप बताना हो तो हम बताएंगे कि x प्लस आयोटा y, जहाँ x और y जो होता है रियल नंबर होते हैं यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है, आयोटा जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। उसमें से रियल नंबर जो होता है अब दो तरह के होते हैं, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या, जिसका जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यही चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में हम लोग परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी आप लोग को हमने बताया कि वास्तविक संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्याओं के अंदर हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन संख्याओं का अध्ययन करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला और डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो होता है अंक, क्योंकि मैथ जो होता है पूरा डिपेंडेंट होता है अंकों पर। जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं 10 अंकों से पूरे मैथ को बनाया गया है। यानी कि अंक किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ दे, डिजिट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। और कोई पूछे कि सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो 0, और सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो 9। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर सभी संख्याएं बनाई गई हैं। पूरा मैथ इसी पर आधारित है, बाकी मैथ में कुछ भी नहीं होता है, अंकों के बारे में ही पढ़ना है। दूसरी बात करते हैं संख्याएं, नंबर, यानी कि अंकों के मिलने से जो रूप प्राप्त होता है। यानी कि जब अंकों को, दो अंकों को हम एक साथ आपस में रख दें, 2 अंक को 3 अंक 4 अंक 5 अंक जब उनको आपस में रख देते हैं तो हमें जो रूप प्राप्त होता है उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 0 रख दिया है तो 10 यानी कि एक संख्या प्राप्त हो गया। 1 1 रख दिया है तो यहाँ पर 11 यानी कि हमको 11 प्राप्त हुआ, एक संख्या प्राप्त हुआ। 2 4 6 यानी कि 246 हमको 246 एक संख्या प्राप्त हुई है। उसी तरह ये भी संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक मुझे आप बात बताइए, सबसे पहले गिनती शुरू कहाँ से होता है? गिनती हम पढ़ भी पढ़ते हैं तो एक ही से न पढ़ते हैं। तो इस प्रकार यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जो हम पढ़ते जाएंगे इन्फिनिटिव तक। गिनती जो होता है हम कितना पढ़ सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता, अनंत है। तो इस प्रकार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती हम चालू कहाँ से करते हैं, तो 1 से। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। हम चाहे तो यहाँ पर 100 या 500 या 1000 या 1 लाख वो भी बोल सकते हैं, वो भी सभी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। गिनती की संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को मिला देने से हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। यानी कि जो गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम आगे 0 लगा दें तो 0 लगाने से हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि जब गिनती की संख्या में 0 मिल जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब है सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग दें और वो पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पर है, फिर से 46 है, 346 है, और संख्याएं भी हैं। यानी कि जिन संख्याओं को, और सम संख्याओं को चुनने का सबसे आसान तरीका है कि जिन संख्याओं के अंत में कि तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से डेफिनेशन तो अलग होता ही है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित जैसे हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4
6 हो 8 हो और पूछा जाए कि वो कौन सी संख्या है, तो हम बताएंगे सम संख्या। जैसे कि मैं कह दूं कि 2 4 6 8 9 8, ये संख्या कौन सी है, तो देखना है बस इसके अंत में कौन सी संख्या है, तो इसके अंत में जो है 8 है, तो इस प्रकार यह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। दूसरा है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 13 है, 25 है, 769 है और 10 संख्या है। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9, जिस तरह से सम संख्याओं को चुनने का तरीका होता है, उसी तरह विषम संख्याओं को चुनने का तरीका भी होता है। 1 3 5 7 9, यानी कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो उस संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये संख्या, पूछ दिया जाए कि देखकर बताओ ये कौन सी संख्या है, तो सब सीधी सी बातें देखेंगे कि इसका लास्ट वाला जो अंक है वो क्या है। अगर 1 2 3 4 5 7 या 9 रहेगा तो विषम संख्या कहलाएगा। या डेफिनेशन होता है कि जो संख्या में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार हम सम संख्याओं को चुन सकते हैं और इस 1 2 3 5 7 और 9 के हिसाब से हम विषम संख्याओं को चुन सकते हैं। उसके बाद है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, वैसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, यानी कि जिसमें 1 से भी भाग लग जाए, उस संख्या से भी भाग लग जाए और उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी उसमें भाग लग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है, तो 4 में हम देख रहे हैं कि 1 से भाग लग जाएगा, खुद 4 से भाग लग जाएगा और 2 से भी भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार 4 जो है कौन सी संख्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। उसके बाद 6 है, 6 में भी देख रहे हैं कि 1 से भाग लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा। तो इस प्रकार 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर 99 लिखा है, तो इसमें 1 से भी लग जाएगा, 99 से भी लग जाएगा, यानी कि 99 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, 33 से भी लग जाएगा। तो इस प्रकार ये संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह यहाँ पर 150 है, तो 150 में 1 से भाग लग जाएगा, 150 से लग जाएगा, उसके साथ साथ 50 से लग जाएगा, 25 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा। तो इस प्रकार ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं में एक और उस संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो 2 में की तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो स्वयं 2 से भाग लगेगा, और कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 से भाग लगे। तो इस प्रकार 2 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक उसी प्रकार 7 की बात करते हैं, तो 7 में भी 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 7 से लगेगा, अन्य किसी दूसरी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। इस प्रकार 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या। यानी कि जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 11 है, 11 में भी तो हम 1 से भाग लगा सकते हैं, नहीं तो स्वयं 11 से ही भाग लगेगा। अदर्स कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे 11 में भाग लग जाए। इस प्रकार 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद सह अभाज्य संख्या, ये को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर होता है कि वैसी संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिनका मौसा, यानी कि एचसीएफ निकालने पर उनका मान कितना है, एचसीएफ कितना है, 1 आए, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिए हैं 9 और 16। 9 और 16 का यहाँ पर मौसा निकाले हैं, 9 से भाग देंगे, 9 कटेगा, घटेगा तो इसमें से आएगा 7। अब 9 आ जाएगा यहाँ पर, 7 से भाग देंगे, 1 मतलब कटेगा, फिर आएगा 2, 7 आएगा यहाँ पर, 2 से भाग देंगे तो 3 6, यहाँ पर आपको रिमाइंडर आएगा 1, और जब ये 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी कि हमारा ये लास्ट कटता है वही मौसा होता है, यानी कि मौसा हमारा 1 आ गया। अतः इस प्रकार 9 और 16 एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी लगातार जो 2 संख्याएं, यानी कि 2 क्रमागत संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या होती है, यानी कि उनका कभी भी 2 अगर क्रमागत संख्याओं को आप मौसा निकालिएगा तो उनका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे कि 5 और 6, इनका मौसा हमेशा 1 आएगा। 10 और 11, इनका मौसा हमेशा 1 आएगा। 130 और 131, इनका मौसा हमेशा 1 आएगा।
150 और 151, इनका मौसम हमेशा एक आएगा। यानी कि इस प्रकार दो क्रमागत संख्याओं का मौसम हमेशा एक आता है और वो एक दूसरे की अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक बात यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभाज्य संख्याओं को ही ऋण संख्याएं तथा भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ऋण संख्या किसे कहते हैं तो ये सर नहीं बताए हैं, या यौगिक संख्या किसे कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़े, क्योंकि अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, यानी कि वास्तविक संख्या जो रियल नंबर्स होते हैं उनके दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या सबसे पहले बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या होते क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। और उसका पहला भाग होता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स, इंग्लिश में उसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में प्राप्त किया जा सके, जिन संख्याओं को p बटा q यानी कि बट्टे के रूप में प्राप्त किया जा सके, जहां q नॉट इक्वल 0, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2/4 है, p बटा q के रूप में है, लेकिन q का मान 3 है। q का मान अगर 0 रहता तो ये परिमेय संख्या नहीं रहता। उसी तरह 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि p बटा q के रूप में अभी भी आ गया। तो इस प्रकार ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बात यहाँ पर करते हैं कि 0/4 है, तो यहाँ पर हम सवाल यहाँ पर भी 0 है, लेकिन डेफिनेशन ये कहता है कि q का मान, p का मान भले 0 से कोई बात नहीं है, p का मान अगर 0 भी रहेगा तभी भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है, p का मान रहेगा, यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। कोई पूछे कि परिमेय संख्या है तो है, लेकिन अगर इसी संख्या को हम उल्टा कर दें, जैसे कोई पूछे को कि 4/0, ये बताइए कि ये कौन सी संख्या है, तो ये बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई पूछे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं तो ये नहीं है। उसी तरह 0/9 ये परिमेय संख्या है, 9/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। उसी तरह यहाँ पर 3/1/2 है, यानी कि इसको जब पूर्णांक से बट्टा में चेंज करेंगे तो ये भी p बटा q के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार ये भी परिमेय संख्या है, यानी कि वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में प्राप्त कर सके तथा जहां q नॉट इक्वल 0 के बराबर हो, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, यानी कि वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3 है, तो √3 को हम परिमेय संख्या p बटा q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। 3√3 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 5 - 3√2 है, ये भी अपरिमेय संख्या। पाई का मान, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा कि पाई का मान 22/7 होता है, जो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कभी भी सवाल पूछ देता है एग्जामों में कि पाई बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ऑप्शन दे देंगे, तो अगर वहां पर आप परिमेय संख्या चुनते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। भले इसका मान 22/7 होता है, p बटा q के रूप में होता है, वो परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। उसी तरह यहाँ पर है 3 के घात 1/3, आप कहेगा सर नीचे तो 1 आ ही जाएगा, लेकिन जब ये करने के फॉर्मूला से इसको हम चेंज करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसका घात और 3 चढ़ जाएगा इसके आगे, यानी कि q√3 हो गया। इस प्रकार 3√3 हो गया, तो ये संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमको इसको p बटा q के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि अभी आपने को एग्जांपल हमने बताया है। आज के क्लास में बस इतना ही, आगे के पढ़ाई हम लोग अगले क्लासों में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का मैं वीडियो और बनाऊं तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और